तो आज 28 फरवरी और आज मैं डिस्कस करूंगा पिछले 3 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड फॉर कैपिटल सपोर्ट टू वीक पीएसबीज, व्हाट इज द अमाउंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो भी कमजोर पीएसबी हैं, पीएसबी का मतलब क्या होता है? पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक या यूं कह लें कॉमर्शियल बैंक्स। जो भी वीक पीएसबीज हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो उनको और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो वो कितने की प्रोवाइड करेगी? तो ये जो अमाउंट है वो 15,000 करोड़ रुपए का है। 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी? पीएसबी में इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्ट किन किन बैंकों में करेगी और कैसे करेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी बजट में भी इसका जिक्र किया गया था कि जो भी वीक पीएसबी हैं, जिनका एनपीए ज़्यादा है या जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनका कह सकते हैं कि हालिया प्रदर्शन जो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उनमें कैपिटल जो है और डालेंगे और उनको सपोर्ट देंगे कि वो और बेहतर कर पाएँ। तो उन बैंकों में जो 2 बैंक बहुत आगे चल रहे हैं वो है, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक। सिर्फ इन्हीं दो बैंकों की बात नहीं है, और भी बैंक हैं, लेकिन फिलहाल ये बैंक सबसे आगे चल रहे हैं। वीक पीएसबी में इनकी गिनती होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। अच्छा, इन बैंकों में गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया कि मैं कैपिटल डालूंगा। कैसे डालेगा? अब डायरेक्टली तो दे नहीं सकता है, तो इक्विटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट खरीद लेगी। मतलब ये जो बैंक हैं, जो भी जितने भी बैंक हैं, ये शेयर इशू करेंगी। क्या इशू करेंगी? शेयर इशू करेंगी। आम जनता को नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया था और पेड अप कैपिटल के बारे में बताया था। ऑथराइज मतलब वो जो शुरू में इशू करती है, और पेड अप कैपिटल मतलब होता है कि वो जो बाद में बचा के रखते हैं कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ी मार्केट से पैसा उठाने के लिए तो हम उससे पैसा ले सकते हैं। तो इसी तरह ये शेयर इशू करेगी गवर्नमेंट को। अब 15,000 करोड़ है तो एक बैंक को नहीं मिलेगा, बहुत सारे बैंकों को मिलेगा। तो जिन बैंकों को लेना होगा उतने का शेयर इशू करेंगे वो गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इन बैंकों में हो जाएगी। इन बैंकों में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो जाएगी। अब मान लो एक बैंक 1,000 करोड़ का कैपिटल है उसका, ठीक है, अब वो 250 करोड़ और इकट्ठा करना चाहती है, तो 250 की इक्विटी शेयर इश्यू करेगी किसको? गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट 250 करोड़ रुपए के शेयर खरीद रही है तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें और बढ़ गई, इस बैंक में और बढ़ गई। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट इन बैंकों में कैपिटल डालने वाली है, सो दैट कि ये और अच्छा काम कर सके। चूंकि इनकी गिनती वीक पीएसबीज में होती है, बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब देखते हैं कि ये बैंक कितना सपोर्ट कर पाते हैं, इन कैपिटल का कितना ज्यादा यूज कर पाते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज दूसरा क्वेश्चन है आज का कि रिसेंटली आरबीआई कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ विच कंपनी। हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, यानी कि अब उनको काम करने से मना कर दिया है। तो उस कंपनी का नाम है पीसी फाइनेंशियल। उस कंपनी का नाम क्या है? पीसी फाइनेंशियल। पीसी फाइनेंशियल का जो रजिस्ट्रेशन था आरबीआई ने रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि पीसी फाइनेंशियल है क्या। आप लोगों ने एक ऐप का नाम सुना होगा, धनी ऐप का नाम आई थिंक सबने सुना होगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आते होंगे। और धनी ऐप का जो कंपनी है वो है इंडिया बुल्स। ये धनी ऐप है क्या? ये एक डिजिटल ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? एक ऐप है, उस पर अगर आपको लोन लेना है, आप गए, आपने लॉगिन किया, अपने आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला, आपका सब कुछ ओके है, आपको 40,000 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से धनी ऐप काम करता है। और ऐसे एक ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप मार्केट में हैं जिनके थ्रू डिजिटल लेंडिंग की जाती है। यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको आपका विजिट नहीं होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने तुरंत जो है इस पे अपने डॉक्यूमेंट डाले, ओके हुए, सिविल अच्छा है, वो तुरंत जो है आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। कई ऐप्स तो ऐसा भी दावा करते हैं कि 15 सेकंड के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देते हैं, 50,000 लाख तक का अमाउंट देते हैं। तो उसी तरह एक ऐप है, उस ऐप का नाम है कैश बीन ऐप। फिर से लिख देता हूं, उस ऐप का नाम है कैश बीन ऐप। ठीक है, धनी मैं बस आपको बता रहा था कि सो दैट आपको पता चल जाए। धनी ऐप आई थिंक ज़्यादा लोग जानते होंगे, तो धनी ऐप से समझ सकते हो। धनी ऐप जैसे लेन देन करता है, जैसे डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइड करता है, उसी तरह कैश बीन ऐप है एक, ये भी डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइड करता है। डिजिटल लेंडिंग
प्रोवाइड करता है। ये जो पीसी फाइनेंशियल है, इसी का ये ऐप है कैशबिन ऐप, ठीक है। पीसी फाइनेंशियल एक कंपनी है जिसने कैशबिन ऐप बना रखा है डिजिटल लेंडिंग के लिए, डिजिटल तौर पे लोन देने के लिए, जिससे लोग कैशबिन ऐप पे जाके अपना लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब आधार नंबर डाल के, पैन नंबर डाल के पैसे ले सकते हैं। अब क्या है कि हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे इन ऐप्स की ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, और एक कंप्लेंट नहीं, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी, ठीक है। तो आरबीआई, अब ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई इन लोग को रेगुलेट करता है, तो आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि वो देखे कि कंप्लेन आ रही है तो क्यों आ रही है और एक ही तरह की कंप्लेन क्यों आ रही है। तो आरबीआई ने फाइनली पहली बार किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर एक्शन लिया है, और एक्शन कई वजहों से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वजह से इसने एक्शन लिया है, एक्शन कई वजहों से। पहला जो एक्शन है वो केवाईसी नॉर्म्स ना फॉलो करने की वजह से है, ना फॉलो करने की वजह से है, ठीक है। कैशबिन ऐप जो था वो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा था। केवाईसी नॉर्म्स मतलब आपको पता ही है, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आज अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलाओगे, सबसे पहले वो बोलेंगे केवाईसी अपडेट कराओ अपनी। केवाईसी अपडेट का मतलब ये होता है कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर आपको पता है कि अगर आपका आधार नंबर एक जगह से लिंक है तो सब जगह, आजकल तो हर जगह से लिंक है, तो अगर आप अगर कहीं बाहर अंगूठा भी लगाते हो तो आपका सारा डिटेल आ जाता है। तो पैन कार्ड भी होता है, पैन कार्ड से भी आपका सारा कुछ। तो ये क्या होता है ना कि बैंक को पता होता है कि आपकी केवाईसी अपडेट है, तो बैंक ज्यादा सिक्योर फील करती है। अब आरबीआई ने भी मैंडेट कर दिया कि केवाईसी आपको मतलब सबमिट करना ही पड़ेगा। तो ये जो है केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब आरबीआई की कुछ सर्कुलर्स है केवाईसी को लेकर जिसको ये फॉलो नहीं कर रहे थे। कैशबिन ऐप की बात कर रहा हूं, जो कि पीसी फाइनेंशियल जिसकी पेरेंट कंपनी है। मतलब कैशबिन की पेरेंट कंपनी कौन सी है? पीसी फाइनेंशियल। पेरेंट कंपनी मतलब पीसी फाइनेंशियल बनी और पीसी फाइनेंशियल ने कैशबिन ऐप को बनाया। अब मेरे पेरेंट मतलब उनके थ्रू मैं आया हूं ना, तो वो मेरे पेरेंट हो गए। तो उसी तरह कैशबिन ऐप जो है पीसी फाइनेंशियल से आई है, तो हम ये कहेंगे कैशबिन ऐप जो है, कैशबिन ऐप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? पीसी फाइनेंशियल। और बता देता हूं और क्या करते थे ये। एक तो पहली गड़बड़ी ये हो गई कैशबिन ऐप की। दूसरा ये क्या कर रहे थे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहे थे मनमाना ले रहे थे। और ये सिर्फ कैशबिन ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग हर डिजिटल लेंडिंग ऐप की बात कर रहा हूं। इवन डिजिटल लेंडिंग ऐप की बात की छोड़ो, बहुत सारे बैंक जो मनमाना रेट लेते हैं कि मतलब कोई हद ही हिसाब नहीं है। आप पर्सनल लोन लेने जाओगे ना, आप पर्सनल लोन लेने जाओगे और आपको पता नहीं है कि क्या होता है पर्सनल लोन सॉरी किस रेट पे प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है, आपको अच्छे से काट लेंगे। सन 2019 की बात है, 2019 की बात है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और वो सीरियस जरूरत पड़ी, मुझे पैसे चाहिए ही थे। तो मेरा अकाउंट एचडीएफसी में था, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में था। एचडीएफसी से मैंने सबसे पहले अप्रोच किया, इवन एचडीएफसी में भी काम भी कर रहा था। तो एचडीएफसी ने मेरे को पैसे देने की बात तो कही, बट दे सेड कि मैं आपको 1.5 लाख दूंगा। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, दे सेड कि 14% का। पर्सनल लोन आमतौर पे ज़्यादा ही होता है, 10.5% से आई थिंक लगभग सारे बैंकों का रेट शुरू होता है, जहाँ पे होम लोन 6, 6.5, 7% पे मिल जाता है। पर्सनल लोन का रेट ही 10.5% से आई थिंक मिनिमम है, उसके ऊपर ही। तो एचडीएफसी ने जब मेरे को बोला कि 1.5 लाख रुपए दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरी की जरूरत थी तो मैंने कहा ठीक है, ले लिया। अब मेरे को 2 लाख की जरूरत थी, 50,000 रुपये मुझे और चाहिए थे। उसी समय आईडीएफसी ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया एंड दे सेड कि 50,000 रुपये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, 50,000 रुपये मैं दे दूंगा। एंड दे सेड कि मैं आपको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा। मैंने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कहते हैं 22%। 22% यानी 100 रुपये ले रहा हूं तो 22 रुपये साल के देने पड़ेंगे। मैंने कहा दे दो। मेरे को उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मेरे को ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स पता नहीं थे, फाइनेंस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो उन्होंने मेरे को दे दिया, ठीक है। 1 मिनट बेटा, मिनट। ठीक है, अब क्या हुआ कि आईडीएफसी ने मेरे को 50,000 रुपये लोन दे दिया और कहा कि 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे फ्लैट। मैंने ले लिया और वहीं पे मैंने बड़ी गलती कर दी। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ये इंटरेस्ट रिड्यूसिंग में 29% के समथिंग हो जाता है। यानी कि मैंने सिर्फ 50,000 का लोन 29% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं थी। और इसी तरह काटते हैं। फ्लैट का मतलब आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट जो आपको जो प्रिंसिपल रहेगा उसी पे हमेशा आपका लगेगा इंटरेस्ट। और रिड्यूसिंग में ये होता है कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता रहेगा वैसे वैसे उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो जब भी आप लोन लीजिएगा तो हमेशा पूछ लीजिएगा कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है या रिड्यूसिंग पे है। अगर रिड्यूसिंग पे होगा तो ही लीजिएगा, फ्लैट में मत लीजिएगा, ठीक है।
तो ये हुआ दूसरा रीजन। पहला मैंने क्या बताया, केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा ये बताया कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ये, बहुत ज्यादा, मतलब कस्टमर को पैसे की जरूरत होती है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई डिजिटल ऐप पे जाके लोन ले रहा है तो उनको बस पैसे की जरूरत होगी। अब जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप ये नहीं सोचते हो कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, मुझे कितना देना पड़ेगा, बस उस समय जरूरत पूरी हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तीसरा ये मैं सारे बैंकों की बता रहा हूं, इस डिजिटल लैंडिंग ऐप की बात नहीं कर रहा हूं। इनका जो रिकवरी का तरीका था, रिकवरी का तरीका बहुत ही वाहियात था, और सब लगभग हर बैंक का है। अगर गवर्नमेंट बैंक की बात ना करें, सिर्फ प्राइवेट बैंक की बात करें, तो आजकल तो ये बाउंसर रखने लगे हैं, बाउंसर रखने लगे हैं भाई। बाउंसर समझ ही रहे हो ना, वो जो क्लब पार्टी पब में होते हैं, आप जाओगे तो वहां पे बाउंसर खड़े होते हैं, अगर किसी ने बदतमीजी की तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं हट्टे कट्टे। तो इस तरह के बाउंसर रखने का क्या मतलब है? आप रिकवरी कर रहे हो और आप बाउंसर रख रहे हो, इस तरह का बाउंसर रखने का क्या मतलब है? सीधा मतलब है धमकी देना, जान से मारने की धमकी भी ये देते हैं कि अगर नहीं दिया तो उठवा लूंगा, तुम्हारे बच्चों के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह की धमकियां भी आजकल अमूमन देखी जाती हैं। मतलब बैंकों में तो बहुत ज्यादा, प्राइवेट बैंकों में तो बहुत ज्यादा अति मचा रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो बहुत ही वाहियात रिकवरी का तरीका था, ठीक है। मानता हूं कस्टमर ने पैसे लिए, नहीं दे पा रहा है, सिचुएशन सही नहीं है, इंटेंशनल है या नॉन इंटेंशनल है, जो भी हो, लेकिन रिकवरी का एक तरीका तो बेहतर रखो यार। मतलब बैंक हो आप, आपको बैंक कहा जा रहा है, बैंक को क्या बोलते हैं, डिग्निटी का अपनी मेंटेन करो आप अपनी। तो ये बहुत ज्यादा गलत तरीके से जो है रिकवरी कर रहे थे। तो ये भी एक तीसरा रिकवरी लिख देता हूं। रिकवरी का तरीका इनका बहुत ही बेकार था, इस पे भी कंप्लेन बहुत आ रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी कंप्लेन आ रहा था, और आरबीआई ने देखा केवाईसी नॉर्म्स। चौथा जो बहुत ही बड़ा रीजन है आरबीआई ने इनको बंद किया है, ये आरबीआई के लोगों का यूज कर रहे थे, इलीगल तरीके से आरबीआई के लोगों का यूज कर रहे थे। गलत है ना, गलत है ना। अगर आरबीआई ने आपको रजिस्ट्रेशन आपकी, मतलब आपको अलाउ किया है कि आप मार्केट में काम करो, तो तुम आरबीआई का ही लोगो यूज कर दोगे। मतलब आरबीआई का लोगो मतलब यूज करने का मतलब कि भाई मैं आरबीआई का अंग हूं, आप अंग नहीं हो। आपको आरबीआई ने बस परमिशन दी है काम करने के लिए, और तो और ये काम करने के लिए आरबीआई का यूज कर रहे थे, और रिकवरी करने के लिए, रिकवरी के लिए ये सीबीआई के लोगों को यूज कर रहे थे। सीबीआई सोचो, सेंट्रल, मतलब कहते हैं ना क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया के लोगों का यूज कर रहे थे। मतलब अगर नहीं दोगे तो हम तुमको क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया का लोगो, ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे पास कोई आएगा और क्राइम ब्रांच का लोगो लगा होगा, भले ही मेरे को पता है कि मैंने बैंक से लोन लिया था, डर तो जाहिर है ना। क्यों सीबीआई के लोगों को यूज कर रहे थे? मतलब ही नहीं है सीबीआई का लोगो यूज करने का मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आरबीआई ने बोला रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा और तुम जाओ मार्केट से बाहर। तो पीसी फाइनेंशियल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मैं बता रहा हूं, पीसी फाइनेंशियल ने कैशबिन ऐप बनाया हुआ था जो कि डिजिटल लेंडिंग करती है, ऐप के थ्रू डिजिटल कैशबिन ऐप तो डिजिटल लेंडिंग करती है, डिजिटल लेंडिंग करती है, ठीक है। डिजिटल लेंडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू पैसे ले सकते हो उधार, आपको बस उस ऐप में जाना है। ऐसे एक ऐप धनी भी है इंडिया बुल्स का, तो कैशबिन ऐप था पीसी फाइनेंशियल का। तो पीसी फाइनेंशियल जो है फिलहाल उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, अभी मार्केट में काम नहीं करेंगी। रीजंस मैंने आपको बता ही दिए। एक मिनट, रीजन मैंने आपको बता दिए कि केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट जो बहुत ज्यादा ले रहे थे, रिकवरी का तरीका इनका बहुत ही बेकार था, बहुत ही घटिया तरीके से रिकवरी कर रहे थे, और इसके अलावा जो चौथा सबसे बड़ा रीजन था कि वो बहुत ही इलीगल तरीके से आरबीआई के लोगों और सीबीआई के लोगों को यूज कर रहे थे। तो आरबीआई ने इस वजह से इनकी लाइसेंस को रद्द कर दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच बैंक रेज 3 मंथ सीडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। हाल ही में किस बैंक ने 3 महीने के लिए सीडी जारी की है, और ये पहली बार है 10 सालों में जब भी ऐसा कर रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है सीडी और क्या है ये, इसके बारे में जो भी है। देखो, सीडी का पूरा नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या नाम है पूरा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होती है? जब भी किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, या यूं कहें कि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट लेना होता है मार्केट से, वो सीडी इशू कर सकती है। सीडी बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट आप लोगों को पता होगा, कई सारे लोगों के होंगे भी। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? आप गए बैंक में, अगर आपका पहले से खाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने वहां पे पैसे जमा करा के, खाता खुला के आपने कुछ पैसे वहां इन्वेस्ट कर दिए, मान लो लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, 1 साल के लिए
₹1,00,000 इन्वेस्ट, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ अभी, सीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ₹1,00,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए 1 साल के लिए। अब उस बैंक का रेट मान लो है 7% एफडी पे, तो क्या होगा, 1 साल तक आपका पैसा उस बैंक में रहेगा और 1 साल खत्म होने के बाद 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके आपको पैसा मिल जाएगा, यानी कि 1,07,000। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पैसे को आप आगे और बढ़ाना चाहते हो, रिन्यू कराना चाहते हो या ले लेना चाहते हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बैंक के पास ₹1,00,000 साल के लिए आ गए, तो वो उस पैसे को क्या करेगा, यूज कर लेगा, कहीं मार्केट में लगा देगा, और आपको भी 7% का ब्याज दे रहा है, तो आपको 2 चीजें मिल गई, एक तो आपको ब्याज मिल रहा है, दूसरा आपके पैसे भी सिक्योर है, ठीक है। इस तरह से एफडी से कहते हैं काम करता है। उसी तरह सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी उसी तरह बिल्कुल काम करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पहली बात, इसका टेन्योर क्या होता है। एफडी में आप टेन्योर खुद ही चूज करते हो ना, कि सर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का सिर्फ 3 ही टेन्योर है। आपको चूज करना पड़ेगा इन 3 में से, ये अदर ऑप्शन नहीं होंगे। एक तो है 3 मंथ, दूसरा है 6 मंथ, और थर्ड वन इज 12 मंथ, या यूं कह ले 1 साल, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया, एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, मैंने किसी से उधार लिया, अब वो बंदा बोलेगा मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मतलब मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में, लेकिन आजकल के ज़माने में भरोसा करने लायक नहीं है। तो अगले ने कहा ठीक है भाई, मेरे को भरोसा है बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर, लेकिन यार पैसे का मामला है, कुछ तो मतलब अपने बीच में रखते हैं ना ऐसा कि मतलब ठीक है, अगर तुम दे दोगे तो ठीक ही है, नहीं दोगे तो मेरे पास भी तो कुछ रहना चाहिए। तो मैंने कहा चल प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिसरी नोट बना लो। प्रॉमिसरी नोट एक तरह का नोट, मतलब एक कहते हैं कागज होता है, जिसमें मैं प्रॉमिस करूंगा कि इतने समय बाद मैं तुमको पैसे दे दूंगा। एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कल को अगर मैं पैसे नहीं दूंगा ना, तो बंदा लीगली मेरे से पैसे ले सकता है, लीगल वे में, ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरह का ये प्रॉमिसरी नोट है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है कि बैंक आपको प्रॉमिस कर रहा है कि इतने समय बाद, अगर आपने 3 महीने के लिए लिया है तो 3 महीने, 6 महीने के लिए लिया है तो 6 महीने, अगर 12 महीने के लिए लिया है तो 12 महीने के बाद हम आपको पैसे लौटा देंगे। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट तो दे दिया, लेकिन इसमें कस्टमर को क्या फायदा है, कस्टमर को क्या फायदा होगा, कस्टमर को 2 फायदा होगा। जब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है तो 2 तरह से किया जाता है, एक डिस्काउंट रेट पे, दूसरा इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट के साथ डिस्काउंट रेट पे क्या है, बैंक ने, मान लेते हैं एसबीआई ने ही, अभी जहां एसबीआई ने ही इशू किया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मान लेते हैं एसबीआई ने ही कौन है यार, मान लेते हैं एसबीआई ने ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया है। उसने कहा कि हम, अब मान लो 1 लाख का एक देगा, 1 लाख रुपए का दे रहा है, उसने कहा मैं डिस्काउंट रेट पे दूंगा, आप 80,000 में ले जाओ, 80,000 में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लो एक। अब इसमें क्या फायदा हुआ आपको, आपने 6 महीने के लिए खरीद लिया, 1 लाख रुपए का था, डिस्काउंट रेट पे आपको दे दिया 80,000 का, और 6 महीने के लिए है, मतलब 6 महीने के बाद आपको पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। था तो 1 लाख रुपए का ना, आपको डिस्काउंट रेट पे दिया है, लेकिन जब आपको पैसे वापस करेगा तो पूरे पैसे मिलेंगे लाख रुपए। तो एक तरीके से ये होता है। अच्छा चलो, बैंक ने डिस्काउंट रेट पे नहीं दिया, बैंक कहता मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स इंटरेस्ट बैंक रख लेगा कि भैया मैं आपको इतने % रेट ऑफ, मान लो 4% मान लिया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद। तो आपने ले लिया, अब 6 महीने बाद वो मैच्योर हो गया, और 6 महीने के बाद वो क्या होगा, एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे एफडी एक्सटेंड हो जाती है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सटेंड नहीं होगा, आप जाके पैसे अपने ले सकते हो विद इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक तब इशू करता है जब उसको इन्वेस्टमेंट लेनी होती है मार्केट से, और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, और एसबीआई की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो एसबीआई ने अभी 2000 करोड़ का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने की बात की है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 रेट पे इशू कर सकते हैं, या तो डिस्काउंट रेट पे या तो इंटरेस्ट देंगे आपको। इस केस में क्या कर रहा है, अभी जो ये एसबीआई ने बोला है कि मैं 2000 करोड़ रुपए की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करूंगा, तो अभी एसबीआई ने इंटरेस्ट पे निकालने की बात की है, डिस्काउंट रेट पे नहीं निकालने की बात की है। इंटरेस्ट कितना देगा, 3.8% का देगा। और मैंने आपको बताया 3 इसके मेच्योरिटी पीरियड होते हैं, एक तो होता है 3 महीना होता है 3 मंथ, एक होता है 6 मंथ, और एक होता है 12 मंथ। इसमें से आपके ऊपर डिसीजन है कि आप कितने महीने का या 1 साल का लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर बैंक ने छोड़ दिया है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीडी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जब भी किसी बैंक को इन्वेस्टमेंट लेना होता है और बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट लेना होता है वो सीडी इशू करता है। अब इसको ले कौन सकता है? अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे कि सर मैं ले सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल इसको खरीद सकता है। एसबीआई में जाओ, बोलो कि सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहे हो, मेरे को भी चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल खरीद सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी खरीद सकती है। कॉर्पोरेट मतलब समझ रहे हो ना, जो वो क्या बोलते हैं उसको यार, एमएनसीज होती हैं, वो खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई एनआरआई भी ले सकता है, जो भारत का नहीं रहने वाला है वो भी ले सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप जा सकते हो। 3.8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आप चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो। तो ये था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज डिसाइडेड टू रीब्रांड इटसेल्फ एज महिंद्रा आइडल फाइनेंस। हाल ही में किस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वे अपने नाम को चेंज करके महिंद्रा आइडल फाइनेंस के नाम से करेगा, या महिंद्रा आइडल फाइनेंस के नाम से अभी कंपनी जानी जाएगी। तो उस कंपनी का नाम है आइडल फाइनेंस। आइडल फाइनेंस, ठीक है। दो कंपनी थी, एक तो महिंद्रा फाइनेंस प्लस दूसरी थी आइडल ग्रुप। ये दोनों ने टाई अप किया था कुछ समय पहले, और इन दोनों ने आइडल फाइनेंस नाम से एक कंपनी बनाई थी। फाइनेंस का मतलब समझिए गए होगे, लेंडिंग के एरिया में काम करती है, लोन देती है। तो इन्होंने आइडल फाइनेंस के नाम से कंपनी बनाई थी। कौन कौन सी? महिंद्रा फाइनेंस ने और आइडल ग्रुप ने, ठीक है। और ये लेंडिंग के एरिया में काम कर रही थी। अब आइडल फाइनेंस ने क्या किया है, इसने कहा है कि यार हम ना, अब ऑब्वियस सी बात है महिंद्रा एक बड़ा नाम है, इसने कहा है कि मैं अपने नाम को चेंज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी इन दोनों की। इन दोनों ने अब डिसाइड किया है कि अब आइडल फाइनेंस का नाम चेंज करके महिंद्रा आइडल फाइनेंस रख दिया जाएगा, ठीक है। महिंद्रा आइडल फाइनेंस रखने का एक रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है मैं बताता हूं आपको। महिंद्रा नाम से सब लोग वाकिफ हैं, आई थिंक भारत में भी वाकिफ हैं और विदेशों में भी ये नाम फेमस है। दरअसल आइडल फाइनेंस का जो टारगेट है वो श्रीलंका में लाइसेंस लेने का है। श्रीलंका में लाइसेंस लेने का है। आइडल फाइनेंस को लगता है, यूं कहें कि महिंद्रा आइडल फाइनेंस को ये लगता है कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मार्केट बहुत अच्छा है। अगर मुझे श्रीलंका में काम करने का मौका मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा खाता वहाँ से अर्न कर सकता हूँ। तो श्रीलंका में लाइसेंस लेने के लिए ये अपना हाथ पैर मार रहे हैं, मार्केट में जमाना चाह रहे हैं अपना। तो इन्होंने क्या किया है, नाम चेंज कर दिया महिंद्रा आइडल फाइनेंस से। तो लोगों में ट्रस्ट फैक्टर जग जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा कि महिंद्रा का नाम तो सुन ही रखा है, बड़ी कंपनी है। तो महिंद्रा आइडल फाइनेंस करने से, और अगर लाइसेंस इनको मिल गया, अभी तक मिला नहीं है श्रीलंका का, अगर इनको लाइसेंस मिल गया तो बहुत अच्छा खासा वहां से मार्केट से ये काम कर सकते हैं। ऐसा इस कंपनी को लगता है कि श्रीलंका के मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये अभी काम करने के लिए वहां पे इन्होंने अपना नाम चेंज किया है, महिंद्रा आइडल फाइनेंस कर दिया है। तो ये जो महिंद्रा आइडल फाइनेंस है, ये दो कंपनियों का ग्रुप है, महिंद्रा फाइनेंस और आइडल ग्रुप। महिंद्रा फाइनेंस और आइडल ग्रुप, आइडल ग्रुप, ठीक है। समझ गए होंगे कि दो कंपनी है, महिंद्रा फाइनेंस और आइडल ग्रुप। इन्होंने मिलकर आइडल फाइनेंस नाम की कंपनी बनाई थी। अब वो आइडल फाइनेंस से डिसाइड किया है कि वो अपने नाम को चेंज करके महिंद्रा आइडल फाइनेंस करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज अपॉइंटेड सौरभ जैन एज हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। हाल ही में किस बैंक ने यह डिसीजन लिया है कि वो सौरभ जैन को अपने वेल्थ मैनेजमेंट का हेड बनाएंगे? किस बैंक ने डिसाइड किया ये किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटिश बैंक है, एक ब्रिटिश बैंक है, यानी यूं कहें कि इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में भी कहाँ? लंदन में, ठीक है। और इसकी टैगलाइन है योर राइट पार्टनर, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अभी डिसीजन लिया है कि हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट किसको बनाएंगे? सौरभ जैन को। कहाँ का? जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया में काम कर रही है उसका वेल्थ मैनेजमेंट का हेड बनाएंगे। ये मत सोच लेना कि ये पूरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ही वो हो गया, नहीं। जो इंडिया में यूनिट है ना, उसका हेड बनाएंगे वेल्थ मैनेजमेंट का, ठीक है। अब वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है ये भी बता देता हूं। वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, बैंकों में पैसे आ रहे हैं, आप जमा करा रहे हो, बैंक आपको देते भी है पैसे, लेकिन बैंक आपको ये भी कहता है कि जब आप पैसे जमा कराओगे हमारे बैंक में, या एफडी करा रहे हो या सेविंग करा रहे हो, तो आपको सेविंग पे भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे भी मिलता है। लेकिन वो पैसे लाता कहां से बैंक? बैंक क्या करता है, जब आपके पैसे लेता है ना, तो अपने पास नहीं रखता है, उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में। अब ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर देगा और पैसा डूब गया तो फिर तो बैंक ही बंद हो जाएगा ना। इसको कहां इन्वेस्ट करना है, किन किन जगहों पर इन्वेस्ट करना है? देखो,
एक कहावत है इंग्लिश में कि डोंट पुट ऑल योर बॉल्स इन अ सिंगल बकेट, ऐसा करके कुछ है कि कभी भी अपना सारा जो बॉल है ना एक बकेट में नहीं रखना चाहिए। क्यों? मान लेते हैं आपने, एक मिनट, आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, आपको पता है कि एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है, आपने एसबीआई में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मान लेते हैं कल को एसबीआई डूब गई तो फिर क्या आपके सारे पैसे डूब गए ना। इसलिए अपने जो फंड है आपके पास उसको डाइवर्ट कर दो इन द सेंस कि बहुत सारे जगहों पे लगाओ उसको। और वैसे भी मैं बोलता हूं कि यार किसी एक बैंक में 5 लाख से ज़्यादा जमा ना करो, क्योंकि क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है जिसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है, अगर बैंक डूबती है तो 5 लाख से ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो 5 लाख से ज़्यादा तो वैसे भी मत रखो। तो क्या है कि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है कि पैसे जो आ रहे हैं बैंक में, उस पैसों वेल्थ मैनेजमेंट उन पैसे को कहाँ लगाना है, किन किन जगहों पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से पोटेंशियल है मार्केट पे, कहाँ कहाँ से ज़्यादा पैसा आ सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो उसी तरह सौरभ जैन को हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बनाया गया है, किस बैंक का? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, जिसकी टैगलाइन है राइट पार्टनर और हेड ऑफिस है लंदन में। ठीक है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया यूनिट का बनाया गया है, इंडिया यूनिट का इनको वो बनाया गया है, हेड बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन, सॉरी। विच बैंक हैज टाइड अप विद क्रेडिटर सॉल्यूशन फॉर एनईओ नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने अब हाल ही में क्रेडिटर सॉल्यूशन के साथ में टाई अप किया है नियो कलेक्शन के लिए? क्या है क्रेडिटर सॉल्यूशन कंपनी और क्या है नियो कलेक्शन कंपनी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक रत्नाकर बैंक लिमिटेड, एमडी सीईओ हैं इसके विश्ववीर आहूजा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि है क्या। वैसे इसकी टैगलाइन की बात कर लेता हूँ। टैगलाइन है इसकी, वी मेक यू फील रिचर, इसकी टैगलाइन है आरबीएल की, लिख लेना। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, मैंने लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो आरबीएल बैंक ने भी डिसाइड किया कि क्रेडिटर सॉल्यूशन के साथ में टाई अप करेगा न्यू कलेक्शन के लिए। क्या है न्यू कलेक्शन और क्या है क्रेडिटर सॉल्यूशन? मान लेते हैं आपने एसबीआई बैंक से लोन लिया। कहां से लोन लिया भैया? एसबीआई बैंक से लोन लिया और डिफॉल्ट कर गए, एनपीए चले गए। अब एसबीआई के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके घर पे आके बार बार वो पैसे मांगेगा कि भाई पैसे दे दो। उसका भी अपना एक है ना, डिग्निटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना उसको भी तो अपना रेपुटेशन मार्केट में रखना है। लोग क्या कहेंगे, यार एसबीआई से लोन लिया था, बड़ी लीचड़ कंपनी है, लीचड़ बैंक है, बार बार पैसे मांगने आती है। जब भी आप किसी बैंक से लोन डिफॉल्ट करते हो तो बैंक आपसे पैसे नहीं मांगती है। पहले तो बड़े प्यार से आपसे मांगेगी, सर दे दो। अगर आप नहीं देती हो तो वो एक किसी न किसी रिकवरी कंपनी को आपका नाम नंबर सारा कुछ देती है, रिकवरी कंपनी को, कि भैया आप मेरे पैसे निकलवा के दो। इनको क्या फायदा होगा रिकवरी कंपनी को? इनको पैसे देते हैं, इनको जो है कमीशन मिलता है रिकवरी कंपनी को। उसी तरह एक रिकवरी कंपनी क्रेडिटर सॉल्यूशन, रिकवरी कंपनी है क्रेडिटर सॉल्यूशन, जो कि जब भी कोई बैंक का बंदा डिफॉल्ट करता है तो उससे क्या करता है, बैंक इन संस्थाओं को दे देती है, उनका नाम नंबर डिटेल पूरा देती है और कहती है कि मेरे पैसे रिकवरी करके दो। ठीक है, तो ये फिर कंपनियों की जिम्मेदारी बन जाती है, इन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पैसे रिकवरी करके बैंक को दे। इनको क्या मिलता है? कमीशन मिल गया, बैंक को मिल गया पैसा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, बस काम खत्म हो गया। तो अभी हाल ही में आरबीएल बैंक ने क्रेडिटर सॉल्यूशन के साथ में एक टाई अप किया है कि भाई मेरे जितने भी लोन डूबेंगे हम आपसे ही रिकवरी करवाएंगे। ठीक है, अब क्रेडिटर सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा, एक कंपनी है जो रिकवरी करती है बैंकों के बिहाफ पे। नियो कलेक्शन क्या है? अब कस्टमर से आप पैसे मांगने गए, क्रेडिटर सॉल्यूशन की तरफ से, मान लो मैं ही हूँ क्रेडिटर सॉल्यूशन का बंदा, तो मैं पैसे मांगना गया। अब कस्टमर कहता है जी मैं पैसे तो देना चाहता हूँ लेकिन मैं बैंक नहीं आ सकता, मेरे ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसके लिए नियो कलेक्शन चलाया गया, जिसको कह सकते हैं कि डिजिटल रिकवरी। आप घर बैठे पैसे पेमेंट कर सकते हो, डिजिटल रिकवरी होगा। इसमें आपको क्या होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आप पैसे पेमेंट करना चाहते हो लेकिन आप बैंक नहीं जा सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप इस डिजिटल रिकवरी में कर सकते हो नियो कलेक्शन के थ्रू। मतलब अब आपको उस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ऐप देंगे या कोई कुछ भी साइट देंगे, आप उस पर जाके पेमेंट कर सकते हो। तो एक तरह का ये भी रिकवरी ही है, डिजिटल रिकवरी इसको बोल सकते हैं हम। तो आरबीएल बैंक ने क्रेडिटर सॉल्यूशन साथ में टाई अप किया है कि आप मेरी रिकवरी जितनी भी आज से आप करोगे, और कैसे करोगे? नियो कलेक्शन के थ्रू, नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी डिजिटल रिकवरी भी करोगे आप, डिजिटल रिकवरी करोगे, ताकि जो कस्टमर पे करना चाहते हैं या किन्हीं कारणों से बैंक नहीं आ पा रहे हैं वो पेमेंट कर पाए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, Which bank has announced a partnership with NSE Academy to launch 5 online courses to promote financial literacy as a necessary life skill? हाल ही में किस बैंक ने NSE का फुल फॉर्म बता देता हूँ। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही जहां पे आप सुनते हैं ना रोज शेयर मार्केट इतना गिर गया, निफ्टी ये हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वही होता है। तो हाल ही में किस बैंक ने एनएससी के साथ में टाई अप किया है और 5 फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज चलाने की बात की है? क्यों, किस लिए कही है, किस लिए चलाई है? इन्होंने ऐसा माना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत जरूरी है, लाइफ का एक स्किल जरूरी, लाइफ के स्किल में इसका भी योगदान है, बहुत जरूरी है। आपके पास लाखों रुपए आ रहे हैं, आपकी महीने की सैलरी लाख रुपए है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इस पैसे का करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, लाख रुपए आ रहे हैं, अगर महीने में तुम पूरा खर्च कर दोगे, और जैसे कोविड के टाइम पे सबको पता चला है कि पैसे सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि पैसे सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे सेव करना, ये लोग कहते हैं यार इतना आगे क्यों सोचना पड़ता है बॉस। जब लाइफ में बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि आप प्रॉब्लम में फंसे हो, तो यही पैसे काम आते हैं। जब आपकी लाइफ लेने लगती है ना, तो उस समय ये पैसे बहुत काम आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पैसों को इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट कहाँ करें, किस चीज़ में करें, क्योंकि देखो बहुत सारे फर्जी लोग भी घूम रहे हैं, वो आपको बोलते हैं कि सर आप हमारे में पैसे इन्वेस्ट करो, हम आपको ये देंगे। तो आप, यही ऑब्वियस सी बात है ना, आपको ट्रस्ट भी तो होना चाहिए, पैसे की बात है। अगर मान लो कल को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर लगाने का फायदा क्या। तो ये भी एक लाइफ का स्किल है और इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे के बारे में जागरूकता, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, इंडसइंड बैंक और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए 5 कोर्सेज चलाए हैं, 5 कोर्सेज। बहुत सारी चीज़ें आती है फाइनेंशियल लिटरेसी में, कि जब आपके पास पैसे आए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप जब कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कंपनी से आपको रिटर्न कितना मिल सकता है। अब मैं कहूँ एसबीआई भी म्यूचुअल फंड दे रहा है, एचडीएफसी भी म्यूचुअल फंड दे रहा है, एक्सिस भी म्यूचुअल फंड दे रहा है, आंख बंद करके किसी में भी कर दोगे क्या? नहीं ना, आपको पहले पोटेंशियल देखना पड़ेगा। 5 सालों का, पिछला 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कौन बेहतर रिटर्न दे रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, तो आप ये देखो कि सबसे बेहतर रिटर्न कौन दे रहा है। तो जो सबसे बेहतर रिटर्न दे रहा है, जिसका पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उसी में तो आप इन्वेस्ट करोगे ना। तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इंडसइंड बैंक और एनएससी ने टाई अप किया है, और ये कहा है कि हम 5 कोर्सेज चलाएंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के, ठीक है। तो अगर मैं इंडसइंड बैंक की टैगलाइन की बात करूं तो है वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। वी मेक यू, सॉरी एक जगह गलती हो गई, एक मिनट मैं करेक्शन कर देता हूं। आरबीएल बैंक का टैगलाइन अपनों का बैंक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आरबीएल बैंक की टैगलाइन मैंने बताया था वी मेक यू फील रिचर, नहीं वो नहीं है, अपनों का बैंक है। आरबीएल बैंक का टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। और इंडसइंड बैंक का है वी मेक यू फील रिचर, ठीक है, वी मेक यू फील रिचर। तो इंडसइंड बैंक और एनएससी ने हाल ही में एक समझौता किया है, 5 फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज चलाने की बात की है इन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज 8ही क्वेश्चन है, विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ सेबी? हाल ही में किस व्यक्ति को सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूं। वैसे इसका जवाब है मधबी पुरी को, जो कि एक फीमेल है, इनको सेबी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। सेबी क्या है, पहले सेबी की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या करती है? सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है ये, सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या होता है भाई, ये भी बता देते हैं, रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या है? अब मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया, बॉन्ड के बारे में बताया, ठीक है। आप किसी कंपनी ने बोला कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, आजकल तो आई थिंक जितने भी लोग बैंक से जुड़े हैं वो खरीद ही रहे हैं, और हाल ही में मार्केट तो बहुत डाउन है, काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों का, इंक्लूडिंग मी। तो वैसे क्या है कि जब ये आप शेयर खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, तो प्रॉमिस पे खरीदते हो ना। वो कंपनी क्या कहती है कि आप हमारे 100 रुपये के शेयर खरीदो, आपने मान लो 10 शेयर खरीद लिए 1000 रुपये के, अब उसने शेयर तो आपको दे दिया और 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए। कल को कंपनी ने कहा कि भैया कौन से शेयर,
कहाँ का पैसा, हम नहीं दे रहे कोई पैसा, तो किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे उसके लिए, सेबी के पास जाओगे। सेबी इन सारे कंपनियों को जो शेयर इशू करती हैं रेगुलेट करती है। शेयर और बॉन्ड, बॉन्ड में क्या, शेयर में क्या अंतर है, बॉन्ड में क्या अंतर है। बॉन्ड क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है। आप बॉन्ड ले लोगे और इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी के बॉन्ड खरीद लो या शेयर खरीद लो। शेयर क्या होता है, शेयर डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट गिरेगी तो आपका पैसा जाएगा, डूबेगा, मार्केट उठेगी तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इसमें कोई फिक्स परसेंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये टोटली डिपेंड ऑन मार्केट। अब मान लो अगर आपने HDFC का ही शेयर खरीदा और मार्केट धड़ाम से गिर गई, आपके सारे पैसे डूब गए, कोई लायबिलिटी नहीं है बैंक की, क्योंकि बैंक बैंक क्या कर रहा हूँ, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस HDFC बैंक या कंपनी जो भी कह लो, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई उसके भी पैसे डूबे, आपके पैसे डूबे। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड और शेयर में ये अंतर है। तो अभी क्या है, सेबी का जो काम है वो यही है कि जितने भी सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं उनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है, उनको रेगुलेट करती है, उनको कैसे काम करना है। अगर जैसे बैंक अगर कुछ गलती करते हैं तो RBI पकड़ता है उनको। अगर ये जो शेयर और बॉन्ड इशू करते हैं जो कंपनी, अगर ये कुछ गलती करती हैं या अगर ये कस्टमर के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करती हैं तो सेबी फिर उनको लपेटता है। ठीक है, हाल ही में मधबी पुरी को ये नियुक्त किया गया सेबी का चेयरपर्सन, और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सी इज द फर्स्ट एवर वोमेन टू हेड सेबी। ये पहली एकमात्र ऐसी महिला है जो सेबी को हेड करेंगी। SBI लिख दिया मैंने, ये पहली एकमात्र ऐसी महिला है जो सेबी को हेड करेंगी। बहुत बड़ी बात है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पहली महिला है जो सेबी को हेड करेंगी। पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है जो इंपॉर्टेंट है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आई हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से काम करके इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इन्होंने IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की थी, अहमदाबाद से पढ़ाई की थी। अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत इन्होंने ICICI बैंक से की थी, और बाद में चल के इन्होंने ADB में काम किया है, ADB में भी काम किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम किया। ठीक है, तो इन्होंने IIM में अहमदाबाद से पढ़ाई की थी और ICICI बैंक से अपनी करियर की शुरुआत की थी, और आज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही हैं, तो बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये हो जाती है कि ये एक लेडी हैं जो पहली बार सेबी को मतलब सेबी की इतने बड़े पोस्ट पे पहुंची हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी की अगर बात करूँ तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसीलिए की गई थी कि जो भी सिक्योरिटी मार्केट है जहाँ पे आपको एक प्रॉमिस किया जाता है कि आप इतने समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करो, अगर बॉन्ड में कर रहे हो तो हम आपको देंगे, या फिर आप शेयर खरीद रहे हो तो उनको रेगुलेट करती थी। रेगुलेशन का कोई था नहीं उस समय तक कंपनी, तो सेबी को लाया गया कि आप इसमें क्या करो, रेगुलेट करो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे 8वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यही था। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, और थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कई बार मैं गलतियाँ कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी होती नहीं है गलती करने पे, क्योंकि जब भी मैं गलती करता हूँ तो दो चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा मैंने टीचिंग नहीं की है इतनी ज़्यादा, तो मेरे को पता नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी डिलीवर कर पाऊँ वो बेस्ट डिलीवर कर पाऊँ और आप लोगों को समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और मिलेंगे कुछ दिनों के बाद फिर से फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।